नहीं है, फिर भी गमका ने फेल किया है इंटेंशनली, जानबूझ के। उस केस में मेडिकल एक्सरे करा करके मैडम देखती हैं, मैडम का मैं बता दूं थ्रू, या फिर जो करवा रहे हैं अदर से पैसा लेना चाहते हैं, फिर वो तो उस पर भी लिख देते हैं कि हाँ अनफिट हैं। तो वैसे केस में अनफिट आराम से रिपोर्ट देख करके फिट बना दिया जाएगा। हाँ, अगर पल्स चल रहा है, सांस चल रही है, आप इमरजेंसी डॉक्टर के पास लाएंगे। तो अगर उसके पास मशीनरी है जो कि हमने रखी, स्ट्रोक या लकवा के पेशेंट जो आते हैं जिसमें हेमरेजिक स्ट्रोक है, जिनको कि इंटरवेंशन यानी सर्जरी नहीं करना है, अंदर बिल्कुल क्लॉट फंसा हुआ है, तो उसमें न्यूरो नीचे अपना स्टैंप लगा देती हैं, तो वो गमका एक्सेप्टेबल रहेगा। अगर चेस्ट फिजिशियन लिखता है तो एमडी चेस्ट ये अकेली है यहाँ की, तो ये अगर लिख देंगी तो एक्सेप्टेबल रहेगा। चेस्ट में किसी तरीके की दिक्कत है, चाहे वो निमोनिया हो या सीओपीडी हो, जिसकी वजह से फिटनेस नहीं मिलती है, या फिर पेशेंट जो है पहले से स्मोकर है या फिर ड्रिंकर है जिसमें कि फिटनेस में दिक्कत आ रही है, एक्सीडेंटल केस जो होता है जिसमें कि टूट गया या फट गया, नाक में चोट आ गई या सिर पे चोट आ गया, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा छिल गया, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया एक्सटर्नल टिश्यूज़ को, तो वो सर्जिकल होगा। देखिए, इमरजेंसी में जो मरीज़ आता है वो या तो किसी चोट की वजह से आता है, एक्सीडेंट होकर के आता है, या फिर उसको पहले से कोई परेशानी होती है। तो BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यू न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ यूनुस। देखिए, अभी मैं हूं समीर सनराइज हॉस्पिटल जो कि बिंदुसार रोड में है, सिवान में है। डॉक्टर साहब से बातचीत करना इसलिए ज़रूरी बन गया क्योंकि ठंडी का मौसम है, कई ऐसे पेशेंट हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि आउट ऑफ सिवान के रुख कर रहे हैं, लेकिन सिवान में बड़े बड़े डॉक्टरों का आवागमन हो गया है और ये लोग अपना सेवा दे रहे हैं। रहने वाले बहड़िया के करबला से हैं, पढ़ने वाले बहड़िया GM हाई स्कूल से ही हैं, और आज इंडिया के कई ऐसे कोने में इन्होंने ट्रीटमेंट किया है, कई ऐसे कोनों में इन्होंने जॉब किया है। लास्ट में इन्होंने सोचा कि अब मैं अपने क्षेत्र सिवान के लोगों को मैं सेवा करूं। डॉक्टर जाहिद इकबाल साहब हैं, हम इनसे जान लेते हैं कौन कौन सी बीमारियां कि इन्होंने इलाज करते हैं। लेकिन एक बात यह है कि इमरजेंसी और जो क्रिटिकल सिचुएशन होता है, एक्सीडेंट हो गया या कोई अचानक हार्ट अटैक हो गया या कोई बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, उसको सडनली अगर दिखाना है तो जाहिद इकबाल साहब ऐसे कोर्स किए हुए हैं और इसी के मामला में कई वर्षों से ये इंडिया के कई ऐसे कोनों में ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे आखिर लोग इनसे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं और कब कब बैठते हैं सिवान में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जाहिद इकबाल साहब जी रहने वाले बड़हरिया से ही है, कहाँ पढ़ाई हुई है? जी, मैंने शुरू किया है अपना 10th जो है GM हाई स्कूल बड़हरिया से ही किया है 2002 में, और मैं रहने वाला हूँ करबला बाज़ार का, जो कि बड़हरिया में पड़ता है, सिवान ज़िले में। अच्छा, लोग आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी और क्रिटिकल सिचुएशन कंट्रोल करते हैं, क्या है इसका? देखिए, MBBS करने के बाद से मैंने ना जो मेरा PG हुआ है वो DNB किया है मैंने। DNB जो किया है इमरजेंसी मेडिसिन और क्रिटिकल केयर से किया है 2016 से 19 में। तो 2016 से लेकर के 2024 तक मैं इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर सेवाएं ही देता आया हूँ। उसमें यह है कि हमें उन 3 साल की जो हमारी पढ़ाई हुई थी, ट्रेनिंग हुई थी, उसमें इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट के बारे में बताया गया था। तो पहले मैं बता दूँ कि मैंने जो है अपना PG जो है DNB किया है अपोलो दिल्ली से। उसके बाद से मैंने SRशिप करी थी वहीं पे कुछ दिनों तक इमरजेंसी क्रिटिकल केयर में। फिर उसके बाद से दिल्ली में ही स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने हार्ट कमांड में मैं वहाँ था, क्रिटिकल केयर में काम किया था। ठीक है, उसके बाद से मैक्स साकेत है, वहाँ SRशिप करी थी, रजिस्ट्रार भी रहा वहाँ पे क्रिटिकल केयर में कोविड के टाइम में। फिर मैंने कुछ दिनों तक होली फैमिली में मेडिसिन डिपार्टमेंट में SRशिप करी है। उसके बाद से मैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ज्वाइन किया, संभल में था मैं 1.5-2 साल तक, एशियन हसीना बेगम में। और पिछले 3.5 साल से मैं फिजिशियन हूँ, कंसल्टेंट फिजिशियन इन क्रिटिकल केयर, अशरफी हॉस्पिटल बलिया में। अब मैं परमानेंटली यहाँ पे आ गया हूँ। मैं हूँ, मेरे साथ मेरी पत्नी है। मैंने इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर में अपना किया हुआ कोर्स। मेरी वाइफ पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, MD पल्मोनोलॉजिस्ट यानी रेस्पिरेटरी मेडिसिन, चेस्ट की डॉक्टर हैं, MD चेस्ट। तो अब यह है कि जो इमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं, इमरजेंसी पेशेंट्स किसी भी तरीके का, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर सर्जिकल इमरजेंसी हो, तो आजकल जब से सर्जिकल इमरजेंसी को खंडन कर दिया। अच्छा, ठीक है। देखिए, इमरजेंसी में जो मरीज़ आता है वो या तो किसी चोट की वजह से आता है, एक्सीडेंट होकर के आता है, या फिर उसको पहले से कोई परेशानी होती है। तो मैं थोड़ी सी बात बता दूं, जैसे कोई आदमी गिर गया, तो गिरने की वजह से ऐसा होता है कि बाइक से जा रहा है, बैठा हुआ है पीछे, वो चक्कर आकर के, स्पेशली अगर लेडीज़ एक तरफ से बैठती हैं,
वो उतनी देर में पहले से उसको कोई मिर्गी की बीमारी है या फिर उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, बाइक से जा रही हैं, अगर वो बीपी कम हो गया है या किसी वजह से फ़ौरन शूट कर गया, बढ़ गया है, तो उस केस में वो गिरेंगी तो उसका वजह जो होगा, और साथ के साथ बाइक भी चल रही है, बाइक से भी गिरी, तो यानी वो दो चीज़ें हो गई। जो चोट लगा है वो एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, और जो ब्रेन के अंदर पहला इवेंट हुआ था, पहला वो था उसके मेडिकल कंडीशन की वजह से, या तो बीपी लो, शुगर लो, या फिर मिर्गी जो था, मिर्गी का अटैक आ गया है। तो ये जो मिर्गी का अटैक या बीपी कम होना या शुगर का कम होना, ये हो गया मेडिकल इमरजेंसी उस एक पेशेंट में। और जो बाइक से गिर के जो चोट लगी है जहाँ पे भी, हाँ वो चोट लगा, वो हो गया सर्जिकल इमरजेंसी। तो वो एक्सीडेंटल केस जो होता है जिसमें कि टूट गया या फट गया, नाक में चोट आ गई या सिर पे चोट आ गया, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा छिल गया, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया एक्सटर्नल टिश्यूज़ को, तो वो सर्जिकल हो गया। तो मेडिकल और सर्जिकल ये चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने जो इमरजेंसी विभाग है उसमें दोनों प्रकार के पेशेंट होते हैं जो इमरजेंसी में आते हैं। और इसके साथ साथ सांस की जो बीमारी होती है, सांस की परेशानी है, ट्यूबरकुलोसिस का भी कैपिटल है इंडिया, तो ऐसी बीमारियों का जो इलाज है नॉर्मली वो तो हम लोग कर रहे हैं। शुगर, बीपी, थायराइड का हर फिजिशियन करता है। उसमें यह है कि मेरे केस में अगर किसी पेशेंट का शुगर 1000 से ऊपर जा रहा है, या जो ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं उसमें HI लिख रहा है हाई, तो 500 या 600 से ऊपर को हाई बोल देता है। 1000 भी जा रहा है, लैब मेथड से 1000 तक आ रहा है, उसका भी मैनेजमेंट है इमरजेंसी फिजिशियन के पास, क्रिटिकल केयर के पास, हम लोग मैनेज कर लेंगे। किसी का ऑपरेशन होना है, सर्जन ऑपरेशन से पहले फिटनेस मांगता है फिजिशियन से। अगर कोई पेशेंट मेरे पास आ रहा है जिसका फिटनेस वो फिट नहीं है, उसका हो सकता है शरीर में कुछ नमक होते हैं ब्लड के अंदर, सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्लोराइड है उसमें, और भी कैल्शियम चीज़ें हैं, मैग्नीशियम है, अगर वो गड़बड़ है तो ऑपरेशन नहीं हो सकता है। फिर जो एनेस्थेटिस्ट है वो कराने से केस बचते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेट कर जाती है सर्जरी। तो उस केस में बोलते हैं कि 1 दिन का समय है या 2 दिन का समय है, इनका पोटेशियम करेक्ट करना है, या फिर इनका शुगर इतना हाई है कि पोस्ट सर्जरी दिक्कत हो सकती है, तो इनका मैनेज करना है। तो इंसुलिन का इन्फ्यूजन कैसे चलाना है? इंसुलिन चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको किस दर से चलाना है, कितना देने से बॉडी अच्छे से एडॉप्ट करेगी इस चीज़ को। क्योंकि बहुत सारे मिथ भी हैं सोसाइटी में कि एक बार इंसुलिन शुरू हो गया तो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। ये सारी मतलब वैसी बातें हैं जिनका कोई रेलिवेंस नहीं है, कोई ऐसा कुछ है नहीं। तो अब कितना चलाना है, क्योंकि इंसुलिन कुछ शॉर्ट एक्टिंग है, कुछ लॉन्ग एक्टिंग है, तो उतनी देर तक ही काम करेगी। फिर शरीर से टूट के, जैसे खाने के बाद से टूट के निकल जाता है, वैसे इंसुलिन भी डिग्रेड होकर ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएगा। तो वो रहने का अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मोमेंटरली चीज़ है, फिर निकल जाएगा पेशाब के रास्ते से, सांस से, या लीवर लेटरिन के रास्ते से, जिसका जो मैकेनिज्म है निकलने का। तो इंसुलिन चलाना है उसका शुगर कंट्रोल करने के लिए। फिर हाँ आराम से फिटनेस दे करके फिट करके पेशेंट को भेज देंगे। चेस्ट में किसी तरीके की दिक्कत है, चाहे वो निमोनिया हो या COPD हो, जिसकी वजह से फिटनेस नहीं मिलती है, या फिर पेशेंट जो है पहले से स्मोकर है या फिर ड्रिंकर है जिसमें कि फिटनेस में दिक्कत आ रही है, उसका माउथ ओपनिंग पूरा नहीं है, जिसकी वजह से बेहोशी में जो ट्यूब डालना पड़ जाए, GA में अगर केस हो रहा है, तो इंट्यूबेट करने में माउथ ओपनिंग कम है, तो तरीके अलग अलग हैं। यहाँ से ओपन कर दिया जाए या नाक से ट्यूब डाल दिया जाए, इंट्यूबेट कर दिया जाए, तो वो इमरजेंसी प्रोसीजर मैं करता हूँ। मैं इमरजेंसी क्रिटिकल केयर फिजिशियन हूँ। तो ये सारे प्रोसीजर्स। फिर स्ट्रोक या लकवा के पेशेंट जो आते हैं जिसमें हेमरेजिक स्ट्रोक है, जिनको कि इंटरवेंशन यानी सर्जरी नहीं करना है, अंदर बिल्कुल क्लॉट फंसा हुआ है, तो उसमें न्यूरो सर्जन भी बोलता है कि अपने आप से ठीक हो जाएगा, कुछ दिन हम लोग हॉस्पिटल में रखेंगे फिर आपको भेज देंगे। तो उसमें क्या किया जाता है कि मेडिकल मैनेजमेंट यानी दवाइयों से ठीक करना है, तो वो तो दवाइयाँ सारे वेन से चलती हैं, तो हम सेंट्रल लाइन लगा देते हैं। सेंट्रल लाइन से 2 फायदे हैं, एक तो जगह बच जाती है, कहीं बार बार छेद नहीं करना है, उसमें से अलग अलग कनेक्टर से हम लोग, ताकि सैंपल भी उसी से ले लिया जाए, ब्लड सैंपल भी कहीं और छेद नहीं करना है, एक ही छेद से काम चल जाएगा। उसी से दवाई भी, अगर ब्लड कम है उसी से ब्लड भी चढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें 3-3 पोर्ट होते हैं, उन तीनों से फिर 3-3 लगा सकते हैं आप, तो 9 पोर्ट हो गए। तो ये तरीका भी इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर फिजिशियन को आता, तो वो मैं कर लूँगा। मेरे साथ साथ मेरी पत्नी भी कर लेती हैं, मैं बताता चलूँ, क्योंकि वो भी पल्मो एंड क्रिटिकल केयर की हैं। तो दोनों के साथ होने से बहुत सारी चीज़ें, यानी आदमी अगर पेशेंट अगर जीवित है मोटा मोटी तौर पे, अगर उसका पल्स चल रहा है, सांस चल रही है, आप इमरजेंसी डॉक्टर के पास लाएंगे। तो अगर उसके पास मशीनरी है जो कि हमने रखी हुई है, वेंटिलेटर्स हैं बाइक पर, तो अगर उसका हयात होगा, हम कोशिश करके उसको बचा सकता है।
अच्छा, आप बात कर रहे थे पत्नी के बारे में कि अगर किसी गम का मेडिकल अगर फेल करता है, वो लोग होता है बहुत ऐसा सिचुएशन होता है कि फेल कर देते हैं बाय द वे, अगर उससे हम वहाँ पर लड़ नहीं सकते हैं, वहाँ पर कोई आइडेंटिफाई नहीं देगा, इसके लिए क्या सिचुएशन है आपके यहाँ? देखिए, सिवान को ज़्यादा विदेश जाते हैं आप? जी हाँ, चूँकि हमारे यहाँ गल्फ ज़्यादा लोग जाते हैं। मेरी वाइफ MD पल्मोनोलॉजी हैं, MD रेस्पिरेटरी मेडिसिन। यहाँ पे ये पढ़ाई नहीं होती है पूरे बिहार स्टेट में। इन्होंने MD किया है, MBBS और MD दोनों किया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। वहाँ से एचआरशिप करने के बाद फेलोशिप ब्रोंकोस्कोपी। इनका ऐसा है कि अगर चेस्ट फिजिशियन क्लियरेंस लिख के देता है, अगर जैसे गमका ने फेल कर दिया और एक्चुअल में है एक्टिव डिजीज़, एक्टिव का मतलब कि उस पेशेंट को अभी कोई बीमारी सच में है फेफड़े की, तो उसका तो कुछ दिन ट्रीटमेंट दे करके क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तो फिट हो गई। हाँ, अगर मान लीजिए कि नहीं है, फिर भी गमका ने फेल किया है इंटेंशनली, जानबूझ के, उस केस में मेडिकल एक्सरे करा करके मैडम देखती हैं, मैडम का मैं बता रहा हूँ, वो देखती हैं एक्सरे में अगर कुछ ऐसा नहीं है, एक्टिव लीजन कुछ नहीं है, अगर ज़रूरत है तो उसके आगे फर्दर प्रोसीड करके HRCT या CT जैसा भी लगता है चेस्ट का कराती हैं, उसमें भी कुछ नहीं आता है तो फिर अपने लेटर हेड पे जो उनका OPD है उस पे नीचे साफ साफ लिख देती हैं कि दिस पेशेंट हैज़ नॉट बीन फाइंड, देयर इज़ नो फाइंडिंग ऑफ एनी एक्टिव लीजन, ठीक है, और ये पेशेंट फिट है टू वर्क, और नीचे अपना स्टैंप लगा देती हैं, तो वो गम का एक्सेप्टेबल रहेगा। अगर चेस्ट फिजिशियन लिखता है तो MD चेस्ट ये अकेली है यहाँ की, तो ये अगर लिख देंगी तो एक्सेप्टेबल रहेगा। तो इसलिए हाँ, गल्फ में फिटनेस मिल जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा इस चीज़ को, क्योंकि चेस्ट फिजिशियन क्लियरेंस दे रहा है, चेस्ट में कुछ लीजन नहीं है, तो वहाँ काटने का कोई तर्क वितर्क होगा ना कि किस वजह से काटा जा रहा है, तो इसलिए अगर, और वो ऐसे ही नहीं लिखेंगी, अगर कुछ है तो उसका मेडिकेशन देंगी, दवाई देंगी, उसके बाद से फिटनेस उनको लगता है तो तब वो लिख देंगे। गम का मेडिकल फेल करता है और चेस्ट में प्रॉब्लम है, कितना दिन के अंदर में मैडम आपका ये क्यूर कर सकती हैं? देखिए, ऐसा तो बहुत पेशेंट करते हैं। देखिए, अगर एक्टिवली कुछ किसी को भी होता है ना, बीइंग अ फिजिशियन मैं भी बता रहा हूँ कि अगर एक्टिव किसी को कोई लीजन है किसी भी तरीके का, अगर उसको एक्टिव TB है तो TB का जो कोर्स चल रहा है, ATT जो एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी चलती है, वो हमारे डॉट्स जो इंडिया में डॉट्स चला रहा है, तो डॉट्स के थ्रू दवाई 6 से 9 महीने की मिलती है। 6 महीने की दवा है अगर नॉर्मल TB है, तो अगर MDR या रेजिस्टेंट TB है तो 9 महीने, तो वो जो कोर्स है वो पूरा करेगा। अगर उसको TB निकलता है कन्फर्म तो पूरा कोर्स कंप्लीट करेगा, तभी उसका जा करके एक्टिव फेज खत्म होगा। दूसरी चीज़, अगर वो सिंपल चेस्ट में दाग निमोनिया की वजह से है, और वो निमोनिया जो है वो पैची निमोनिया कुछ ऐसा है कि एंटीबायोटिक से सेटल हो सकता है, तो 7 डेज 10 डेज या 14 डेज 1 वीक टू 2 वीक्स तक का थेरेपी होता है। उसके बाद से ट्रीटमेंट के बाद से, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, दवा चलती है, उसके बाद से पेशेंट अगर वो फिर लीजन जो है उस पर एक्सरे पे आ रहा था वो ख़त्म हो जाता है अपने आप से, अगर एक्टिव है तो। अगर वैसे ही फंसाया जा रहा है किसी वजह से, किसी एजेंट के थ्रू या फिर जो करवा रहे हैं अदर से पैसा लेना चाहते हैं, फिर वो तो उस पर भी लिख देते हैं कि हाँ अनफिट हैं, तो वैसे केस में अनफिट आराम से रिपोर्ट देख करके फिट बना दिया जाएगा। हाँ, अगर मेडिकेशन से ठीक होना है तो मेडिकेशन चलने के बाद एक्सरे क्लियर हो जाएगा, उसके बाद से फिटनेस तो वैसी मिल जाएगी। लोकेशन बता दीजिए। देखिए, ये हॉस्पिटल जो है ये समीर सनराइज हॉस्पिटल है, ये बिंदुसार रोड पे है। सरोज मैडम है, डॉक्टर सरोज सिंह, उन्हीं के बराबर में है ये हॉस्पिटल, और ये डॉक्टर्स कॉलोनी भी कहलाता है, और यहाँ बगल में मेट्रो हॉस्पिटल भी है। तो मैं डॉक्टर जाहिद इकबाल, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर फिजिशियन, और मेरी वाइफ डॉक्टर फरजाना खानम, वो हैं पल्मोनोलॉजी यानी रेस्पिरेटरी मेडिसिन, एलर्जिस्ट भी हैं, ICU क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं। इसके साथ स्लीप स्टडी, सोते सोते खराटा आता है आदमी को, सोते सोते उठ के बैठ जाता है, तो ये उनका विभाग है। वो उसको OS स्लीप एपनिया होता है कि खराटा आने लगता है बैठे बैठे, मोटे लोग मोटी गर्दन, तो दोनों लोग मिल करके मेडिसिन का होल सोल फिजिशियन, मेडिसिन मतलब मेडिसिन विभाग, ऑपरेशन से पहले की हर चीज़, चाहे वो किसी भी तरीके की बीमारी हो, ठीक है। हाँ, हम लोग देखते हैं। स्किन डिजीज़ हमारा नहीं है, स्किन की एलर्जी उस वजह से जो अंदर IgE या जो अंदर ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स हैं, इसकी वजह से कोई दिक्कत होती है, जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस में होता है, उसको मैडम देखती हैं। बाकी जो चर्म रोग वाले देखते हैं, स्किन डिजीज़ वाले, वो उनको देखते हैं। बाकी फिजिशियन का सारा केस ऑलमोस्ट डिजीज के आप लोग क्योर कर देते हैं। हाँ।
तो देखिए, अगर आप दिखाना चाहते हैं इतना बीमारी को हमने आपको बताया, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो सिवान में इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन के लिए देख रहे हैं डॉक्टर इकबाल साहब हैं, चूँकि इन्होंने MU अलीगढ़ से अपना कोर्स किया है, MD किया है इमरजेंसी मेडिसिन न्यू दिल्ली, कई ऐसे क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। अगर आप भी मिलना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, आप इनसे कॉल करके इनकी टीम से आप जानकारी ले सकते हैं, इनकी टीम से आप बात कर सकते हैं। इनकी वाइफ हैं और ये दोनों लोग सिवान में एक अलग पहचान और अपने बहड़िया सिवान के हैं, तो तमाम लोगों को ये सेवा दे रहे हैं। हालांकि बता रहे तो बहड़िया से मरीज काफ़ी ज़्यादा हैं मेरे पास और हम लोगों को क्योर करते हैं। स्क्रीन पर नंबर है, आप कॉल कीजिए और एक बार जरूर आइए समीर सनराइज हॉस्पिटल जो कि बिंदुसार रोड में है। किसी से पूछिएगा, कोई लोग बता देंगे। स्क्रीन पर नंबर आप अभी कॉल कीजिए और दिखा लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।